Okay, hello everyone. So, welcome to the channel MS Study Guru. Welcome to the class. So यहाँ पर मैं MPPSC का पेपर आज डिस्कस करूंगी जितना भी वी आर एबल टू डू 1 घंटे में. ओके, तो ये वाला पेपर जो है ये MPPSC का इकोनॉमिक्स का पेपर है जो कि 2 अगस्त को हुआ था अभी रिसेंटली, राइट. तो लेवल ऑफ पेपर अगर देखें तो इजी टू मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर था. एंड हमारे एमपीपीएससी बैच से लास्ट जो साइकिल हुई थी उसमें से 2-3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है जिसका रिजल्ट भी हाल ही में आए हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी सिलेक्शन हुआ है. एंड यस, इस साल भी रिटन एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस थे जो ऑलरेडी पढ़ाए गए थे क्लासेस में, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी क्लियर कर लिया है एग्जाम, फाइनल पोस्टिंग का वेट कर रहे हैं, एंड ऑल द बेस्ट उन सबको जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है. ठीक है, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद आवर क्लास. यहाँ पर तो मेरे पास ये जो यहाँ पर पेपर अवेलेबल है ये है सेट डी, स्टूडेंट द्वारा ही दिया गया है पेपर में. और लाइक यू ऑल नो आंसर कीज भी इसकी रिलीज हो गई हैं आई थिंक अब तक. ओके, सो कोई भी फर्दर क्वेरी या डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो. ओके, चलो तो लेट अस स्टार्ट. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किसने एम्पेरिकली हेक्सारोलिन को सबसे पहली बार टेस्ट किया था. तो वी ऑल नो हेक्सारोलिन क्या होती है. हेक्सारोलिन इज अ थ्योरी जिसमें हम बोला जाता है कि जो भी प्रोडक्ट्स मेरी कंट्री में जो फैक्टर अबंडेंट है उसको यूज करके मैं बनाती हूँ, उसी प्रोडक्ट को मुझे एक्सपोर्ट करना चाहिए या दूसरे प्रोडक्ट को मुझे इम्पोर्ट करना चाहिए. तो इसका ऑपोजिट है लियोनटिफ पैराडॉक्स, राइट. लियोनटिफ ने बोला था कि नहीं, यूएसए का डेटा जब मैंने स्टडी करा तो यूएसए तो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, ऐसे तो यूएसए को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करने चाहिए, बट यूएसए तो लेबर इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है. तो जो फर्स्ट एम्पेरिकली टेस्ट किया था इस थ्योरी को वो किया था लियोनटिफ ने इन द फॉर्म ऑफ लियोनटिफ पैराडॉक्स. ओके, देन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने हमेशा बोला है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो कौन से प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट है जो वो कंसिडर नहीं करते. तो दैट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जब मुझे काम चाहिए बट मुझे काम मिल नहीं रहा है. ठीक है, कीन्स ने बोला था कि नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है ये, हमेशा इकोनॉमी में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता ही होता है. बट क्लासिकल से बोला था कि नहीं नहीं फुल एम्प्लॉयमेंट होना है, उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया था. ठीक है, डिसगाइज मतलब जो एग्रीकल्चर में हम लोग देखते हैं जहाँ पे जरूरत से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, सीजनल मतलब सीजन के अकॉर्डिंग, साइक्लिंग मतलब ट्रेड साइकिल्स के अकॉर्डिंग. ठीक, ओके. नेक्स्ट अप वी सी क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी जो है जो लिबेनस्टीन ने दी थी, इसमें ग्रोथ एजेंट्स कौन कौन है. तो लिबेनस्टीन के अकॉर्डिंग ये चारों ही ग्रोथ एजेंट्स होते हैं, राइट. इकोनॉमी में शॉक्स भी रहते हैं, इकोनॉमी में स्टिमुलेंट्स भी रहते हैं, राइट. तो ग्रोथ एजेंट के कारण इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, वो है एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर्स, सेवर्स एंड इनोवेटर्स. ठीक है, देन नेक्स्ट अप इज 149. अगर हम लोग एचडीआई के बारे में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा एग्जाम में से क्वेश्चन आता ही है, राइट. तो लिमिटेशंस यहाँ पे पूछी गई है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखो रिगार्डिंग द लिमिटेशंस. ओके, और फिर बताओ कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो ये सब लिमिटेशंस है बट लेट्स सी कौन सा करेक्ट है. तो ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एचडीआई गिवन इक्वल वेटेज, यस ये सही है, ये लिमिटेशन है बट ये सही लिमिटेशन है. एचडीआई गिव इंपॉर्टेंस ओनली टू एनरोलमेंट रादर देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यस. एचडीआई के 3 पैरामीटर्स कौन से होते हैं, पैदा, पढ़ता, पैसे कमाता. ठीक है, मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो यहाँ पर हम लोग जब लिटरेसी की बात करते हैं तो हम एनरोलमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में नहीं है. तो ये भी लिमिटेशन है बट ये सही है, राइट. रिलायबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन डेटा यूज्ड इन एचडीआई इज इक्वली अश्योर्ड अक्रॉस कंट्री, क्या ये लिमिटेशन सही है, नहीं, ये लिमिटेशन सही नहीं है. ठीक है, तो कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट है, तो सिर्फ 1 और 2 करेक्ट है, तो आंसर हो गया ए. ओके, 149 का. ओके, चलो तो नेक्स्ट अप इफ वी सी 150. So 150 is who introduced the term reciprocal demand in determination of equivalent terms of trade. Reciprocal demand curve किसने इंट्रोड्यूस करा था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से जो आया है. ओके, so it was introduced by J.S. Mill. तो ये नो ब्रेनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन. ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट 146 आई थिंक ये हिंदी में ही है तो ये हम इग्नोर कर सकते हैं. देन वी कम ऑन टू द 139. ओके, 139 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. ओके, तो ये हो गया इंडियन इकोनॉमी, मध्य प्रदेश इकोनॉमी, ऐसे एरियाज का क्वेश्चन. तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने सर्वे पढ़ा है उन्हीं को ये बनेगा, वरना इट्स बेटर टू लीव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस अगर नहीं आता तो, क्योंकि तुक्का लगाना इसमें बहुत रिस्क की है.
एंड लेट्स कि हम सबको पता है कि इस बार का पेपर नेगेटिव मार्किंग के साथ आया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बताया था कि मैम कुछ क्वेश्चंस में डाउट था तो हमने वो अटेम्प्ट नहीं करे बिकॉज ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग का डर था, राइट। तो उससे भी इस बार जो कट ऑफ है वो अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि हमको नहीं पता कि कितने क्वेश्चंस किसने अटेम्प्ट करे हैं, कितने नहीं करे, नेगेटिव मार्किंग क्या है, पहली बार एमपीपीएससी ने इंट्रोड्यूस करा है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर जो है 139 क्वेश्चन का वो है सी, विच इज बालाघाट। ओके, तो बालाघाटी डिस्ट्रिक्ट है जो प्रधानमंत्री कृषि धन योजना में इंक्लूडेड नहीं हुई है। ओके, देन वी टॉक अबाउट 140th, foreign trade multiplier will be higher than the investment multiplier. The foreign trade multiplier will be higher than the investment multiplier. Okay, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके, तो यहाँ पर काइंड ऑफ यहाँ पर डैश होना चाहिए। ओके, मतलब फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लाई विल बी लेस हायर, मोर हायर, इक्वल टू और इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग आंसर देखें तो 140th का आंसर होगा करेक्ट लेस। ओके, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लाई विल बी लेस हायर देन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्लासेस में देखा है, हमने एफटीएम को बहुत अच्छे से पढ़ा है, डायग्राम के साथ पढ़ा है, हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, डायग्राम के साथ पढ़ा है, फॉर्मूला के साथ पढ़ा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्लासेस में आपको बताया गया था। ओके, चलो नेक्स्ट इज 141, if there is an arbitrage between four countries the exchange rates will be। ओके, तो अगर आर्बिट्राज है बिटवीन फोर कंट्रीज तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? ओके, तो 141 का करेक्ट आंसर होगा बी, विच इज 12। ओके, तो यहाँ पर आर्बिट्राज का हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। आर्बिट्राज, हेजर्स, इन सब के कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने क्लासेस में पढ़े हैं, राइट। एक मार्केट से खरीदना, दूसरे मार्केट में बेचना, अपनी रिस्क को कम से कम करना, रिस्क को डिवाइड कर देना, ये सब फंक्शंस, फीचर्स होते हैं आर्बिट्राज के, राइट। सो यहाँ पर यही पूछा गया है कि आर्बिट्राज फोर कंट्रीज के बीच में तो एक्सचेंज रेट कैसे होगा डिटरमाइन। ओके, so 141 का आंसर इज बी। देन इफ वी मूव ऑन टू 142, व्हेन डिड ब्रिटेन वुड सिस्टम एंड? तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, कि ब्रिटेन वुड सिस्टम कब एंड हुआ था? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, which is 1971, no brainer। okay, then the steepness of IS curve depends on। तो IS हम सबको पता है, एक आपको टेबल बताई थी क्लास में, राइट, जिसमें लिखा था स्टीप, देन यहाँ पे फ्लैट, देन हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, राइट, देन IS LM। ओके, तो ऐसे करके एक टेबल बनाई थी जो कि एक शॉर्टकट टेबल थी, उससे ये टॉपिक पढ़ाया गया था, राइट। तो ये टॉपिक में जो IS कर्व की स्टीपनेस होती है वो डिपेंड करती है हमारे इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिमांड कर्व में और साइज ऑफ मल्टीप्लायर पे। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ डिमांड और साइज ऑफ मल्टीप्लायर डिसाइड करता है कि हमारे IS का स्टीपनेस होगी कैसी होगी। ठीक है, और LM जो था, LM का में क्या था? इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। ओके, तो वो चीज यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 and 4, विच इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट 144 देखते हैं। 144 में which of the following states are correctly arranged in descending chronological order of inter-share state according to 16 Finance Commission। ओके, तो यहाँ पर ये 16 फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आ गया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी रिस्की क्वेश्चन है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ओके, तो डिसेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना है। ओके, इंटर स्टेट शेयर जो हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे स्टेट शेयर पता होना चाहिए, तभी वील बी एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो 144 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी अगर आपको पता होगा सीक्वेंस डायरेक्टली फाइनेंस कमीशन से है तो ये आप कर पाओगे। देन 145 पे आ जाता है। 145 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ लिमिटेड लीगल टेंडर मनी इन इंडिया? तो वी ऑल नो मनी को लीगल टेंडर मिला हुआ है, नोबडी कैन डिनाई फ्रॉम एक्सेप्टिंग द मनी। ठीक है, तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी किसको मिला है? मतलब लीगल टेंडर तो मिला है बट इन लिमिटेड फॉर्म। ठीक है, तो वो स्मॉल कॉइन्स को मिला है। मतलब कि अगर कोई 1 लाख रुपए मुझसे मांग रहा हो, मैं उसको 1 लाख रुपए के स्मॉल कॉइन्स दे दूं, तो सामने वाला मुझे बोल सकता है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ओके, बिकॉज आप कितने कॉइन्स दे सकते हो सामने वाले को इन द फॉर्म ऑफ अ पेमेंट्स, इसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, उस लिमिट तक ही आप कॉइन्स यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको नोट्स यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो 145 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देन ये हिंदी है, हिंदी वी कैन इग्नोर। देन 132 पे हम आ जाते हैं। ओके, तो 132 अगर हम लोग देखें तो 130 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? अब नेचुरल रिसोर्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन आर इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो नेचुरल रिसोर्स और कैपिटल फॉर्मेशन क्या बोला गया है? इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, और structural change and efficient financial systems are the non-economic factors of economic development। क्या structural change और efficient financial system, finance तो economic का ही part होता है, right?
ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स है नहीं। ओके, तो ये तो करेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर हम एलिमिनेशन भी लगाते हैं तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें बोथ पूछा गया है। अब ऑप्शन नंबर ए और डी में से होगा, राइट। बट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नेचुरल रिसोर्स और कैपिटल फॉर्मेशन ये दोनों ही इकोनॉमिक में आते हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स में इसको काउंट करते हैं। ओके, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 132 का। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट 133. In which year did RBI set up a new unit which is Sustainable Finance Group to address the climate change related financial risk? ये भी static question है, अच्छा question है, okay? एक इकोनॉमी रिलेटेड करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये भी अगर आता है तो आता है, बट ऐसे क्वेश्चन में तुक्का नहीं मार सकते हम लोग। ठीक है, तो 133 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Then if we move on to the who propounded the theory of increasing state activity, very easy question, public economics का नोट से ये क्वेश्चन दिया गया है। जब हमने थ्योरीज ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ी है सारी की सारी, 2 से 3 थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ी है, राइट। बुचानन की थ्योरी, वैगनर की थ्योरी, पीकॉक वाइजमैन की हाइपोथेसिस, राइट। तो जो इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी है ये किसने बताया था? वैगनर्स स्टेट थ्योरी। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए। Then, what is the name of I minus A inverse in input output analysis? तो I minus A inverse किसको बोलते हैं input output analysis में? तो the correct answer is directly Leontief inverse. Okay, तो आपको input output analysis भी कराया गया है क्लासेस में। तो यहाँ पे I minus A inverse is simply called Leontief inverse. ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो 135 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Okay. Then, under the Start Young Business in 30 Days initiative, how many services were initially brought under the scope of 9 departments? Again, good question, dynamic question. ठीक है, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर है, आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। तो करेक्ट आंसर इज 45। ठीक है, तो 45 सर्विसेज इंक्लूड करी गई थी इनिशियली अलग अलग 9 डिपार्टमेंट्स में। देन ऑपरेशनल गेन्स इज रिलेटेड टू व्हाट? ओके, तो ऑपरेशन गेन्स किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन वाइट, राइट, ऑपरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह किससे रिलेटेड? तो अलग अलग ऑपरेशन है ये। तो यहाँ पे ऑपरेशन ग्रीन इज रिलेटेड टू सप्लाई एंड प्राइस ऑफ टोमेटो, अनियंस एंड पोटैटोज। ठीक है, बिकॉज दीज आर द ग्रीन्स, दीज आर कंसिडर्ड ग्रीन्स विच वी ईट डेली, राइट। तो पोटैटो, अनियंस एंड टोमेटो। 137 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, then we move on to 138. Which of the following item is not included in the calculation of gross national product? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है इसमें से किसका कौन सा आइटम इंक्लूडेड नहीं है? तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, राइट। तो इसका भी डायरेक्ट आंसर और इजी क्वेश्चन है ये। तो करेक्ट आंसर इज ट्रांसफर पेमेंट्स। ओके, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड ये सब हम इंक्लूड करते हैं, बट ट्रांसफर पेमेंट्स ओके हम इंक्लूड नहीं करते। तो 138 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Okay, then we move on to the next. ये हिंदी में है, we can ignore. Then let me just check the voice and all. Okay, I think it's fine. So the lower the income of particular class, the higher will be the proportion of benefit from public expenditure. This is what? तो यहाँ पे हमने कुछ definitions करी थी, regressive taxation, progressive taxation, उसी से ही relate करके ये regressive expenditure, progressive expenditure, proportional expenditure दिया गया है, right? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे the correct answer is progressive expenditure. Okay, जितनी कम income है किसी particular class की, उतना higher proportion है benefit जो उनको मिल रहा है from the public expenditure. अब लोअर मतलब पुअर पीपल को हम लोग देख सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। ओके, देन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन, मध्य प्रदेश का शेयर क्या है स्टेट्स पोर्शन में ऑफ डिविजिबल पूल टैक्सेस फॉर द पीरियड 21-26। ओके, तो 15 फाइनेंस कमीशन से देख रहे हो, ये सेकंड क्वेश्चन आया है, 16 से भी आ गया है, 15 से भी आ गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर एग्जाम। ये भी अगर आपने फाइनेंस कमीशन देखा है तो भी आप इसको बता सकते हो। ओके, तो 128 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विच इज 7.850%। ठीक है, सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस? अब यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे द मनी विच गेट्स डिपॉजिटेड, ओके, उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई इट। ओके, तो मल्टीप्लाई का पूरा एक टेबल और डायग्राम और पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है क्लासेस में। ओके, so the correct answer for this is, let us see, यहाँ पे बोला गया नॉट एन अजम्पशन। ठीक है, तो फर्स्ट द बैंक ऑफर्स ओनली वन काइंड ऑफ डिपॉजिट्स, नेमली डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, द अर्निंग एसेट्स ऑफ बैंक कंप्राइज ओनली लोन्स टू कमर्शियल बोरोअर्स। ठीक है,
The average and marginal values of desired currency deposit ratio are equal, ठीक है. Then there is limited demand for bank loans at the prevailing lending rate. यहाँ पर किसने बोला कि limited demand है? Okay, तो ये सारे हमने assumptions लिए हैं, but this is not an assumption. तो 129 का correct answer हो जाएगा option number A. Okay. Then match the list A, list B, collect answers from the quotes. अब हमें equations दी है, यहाँ पे हमें formulas दिए हैं, हमें बस line को mark करना है, ठीक है. 130th में, okay. तो इसका जो correct answer है, let us see that. So first of all, the equation of indifference curve हमसे पूछी गई है, ठीक है. Then equation of price line पूछी गई है. Then marginal rate of substitution पूछा गया है x और y के लिए, ठीक है. So this is the question, again very easy question, scoring question है ये, ठीक है. तो let us see that. अब इक्वेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व होगी ऑप्शन नंबर 3. ओके, अगर मैं पहली ही ऑप्शन देख लूं तो मैं सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकती हूँ और मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है. तो फर्स्ट का जैसे ही मैंने 3 देखा वैसे ही मुझे समझ आ गया कि बी हो जाएगा हमारे 2 का, विच इज इक्वेशन ऑफ प्राइस लाइन. ओके, एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हो जाएगा 1. ओके, तो सी का हो जाएगा 1. तो 3, 2, 1 is the correct answer. तो 130th का correct answer is option number D. Okay. Then apart from that, in which year zero based budgeting was first introduced? ये भी static question है, but ये जब budgeting हम करते हैं तो उसमें we know that Peter Fire जो थे, okay, उन्होंने zero based budgeting का introduction किया था. Okay, तो इसका correct answer will be option number A in 1987 and 88. Okay. Then this is Hindi, this we can ignore. Okay, then we come on to 122. Okay, तो 122 में let us see क्या दिया है. Again इसमें match the following दिया है, तो let us start, let us do this. तो मिड्रिल ने यहाँ पर दी थी, तो मिड्रिल ने किस बुक को लिखा था. ओके, तो यहाँ पर ये जो सारे लिस्ट 2 है ना, लिस्ट 2 में बुक्स का नाम है, पेपर्स का नाम है. तो सबसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा पुअर इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, जो ये है. ओके, ये बहुत ही फेमस बुक है एंड इन जनरल ये बहुत सारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हमेशा पढ़ते हैं. ओके, तो ये वाली जो बुक है, ये वाली बुक लिखी है बैनर्जी ने. ओके, अभिजीत बैनर्जी की बुक है ये, पुअर इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, बहुत फेमस बुक है. तो अगर आपको कुछ नहीं आता, बट अगर आपको सिर्फ ये बैनर्जी का बी से हम कनेक्ट कर रहे हैं 3, तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हो. कोई भी ऑप्शन में B3 नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन में, विच इज ऑप्शन नंबर डी. तो करेक्ट आंसर हो गया 122 का डी. तो ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन देखकर जस्ट छोड़ने नहीं कि यार बुक तो आती नहीं है, कोई एक ना एक बुक आपने जरूर सुनी होगी, उससे आप एलिमिनेट कर सकते हो. इस पेपर में बहुत बार ऐसा हुआ है कि एलिमिनेशन बहुत इजी दिया गया है. ओके, so 122 का correct answer is D. Then we move on to 123. What was India's rank in Global Innovation Index? ये भी आपको बताया गया है क्लासेस में, राइट. तो ये काफी डायनामिक क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग. तो इंडिया की रैंक क्या थी? इंडिया की रैंक 38 थी. ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो 123 का डी. Then, which year was the first Human Development Report of Madhya Pradesh published? Again, very static question, direct question. तो 124 में कब publish हुई थी first Human Development Report? तो वो publish हुई थी 1995 में. तो 124 का correct answer is option number B. Okay, तो ये भी you cannot do anything. Then match list 1 with list 2. National Family Health Survey से ये question आया है. कुछ documents ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ने ही चाहिए. कोई भी आप बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जैसे बजट इकोनॉमिक सर्वे तो ठीक है, उसके बाद सेंसस 2011 का, SRS और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट, राइट. तो ये सब रिपोर्ट्स बहुत जरूरी है. तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो 125 में तो ए का पहले हम लोग देखते हैं, विच इज न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट. तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है ये है हमारा सेकेंड. ओके, तो ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं, इसमें से आप पहले देख लो आपको जो भी एक आता हो. ओके, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट पता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है. ओके, ये हमेशा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में चीज हमको करने ही पड़ते हैं. तो न्यू नेटल अगर मुझे पता है कि ये तो 29 है, अगेन एलिमिनेट कर दो तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए. ओके, एलिमिनेट हो गए. देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत सारे बजट डॉक्यूमेंट्स में या बहुत सारे सर्वे में हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स में मेंशन होता ही है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी जो चल रहा है इंडिया का, वो चल रहा है 41.3 एंड देन यू गेट योर आंसर. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, देन लेट अस मूव अहेड. Then given below are 2 statements. First statement है India does not differ between the terms budget deficit and fiscal deficit. Fiscal deficit is primary deficit minus the interest payments. ठीक है,
अब ये दो स्टेटमेंट दिए गए, हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओके, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ओके, तो ये पूछा गया है। तो लेट अस सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, डज इंडिया डिफरेंशिएट बिटवीन बजट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट? यस, डेफिनेटली। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है ही है, ओके, तो हम लोग अगर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी तो हट ही जाता है पिक्चर में से, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इसमें देखूं फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला इसमें क्या दिया है? फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला इसमें दिया है प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। आप लोगों को क्लास में बहुत बार बताया गया है, ये सारे डेफिसिट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्लास में बहुत बार इसके फॉर्मुलेस करवाए गए हैं आपको, अलग अलग रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फिस्कल डेफिसिट का ये वाला फॉर्मूला गलत है, ओके। तो फिस्कल डेफिसिट का आपको जो फॉर्मूला कराया गया था वो था हमारा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, ओके। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ओके। तो ये है हम लोगों का फिस्कल डेफिसिट। और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव फॉर्मुलेस होते हैं फिस्कल डेफिसिट के, बट ये फॉर्मूला गलत है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, तो 126 का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेट अस मूव अहेड। देन वी कम ऑन टू 116। अब ये जो है टू गैप एनालिसिस ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय, ओके। तो टू गैप एनालिसिस किसके द्वारा पुट फॉरवर्ड किया गया था? 1 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में इन्होंने नहीं सुना होगा, ओके। तो 116 का करेक्ट आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन है, होलिस शेनरी एंड माइकल ब्रूनो, इन्होंने बताया था, ओके। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इफ यू हैव नॉट स्टडीड इट, इट्स ओके, यू कैन नाउ स्टडी इट। देन जेम्स ड्यूजनबेरी की जो थ्योरी है, कौन से दो अजम्पशंस पे है, राइट। तो जो हमारा है जेम्स ड्यूजनबेरी की थ्योरी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू अजम्पशन इज नोन एज, कौन सी क्या थ्योरी का नाम है, ओके। तो वो इसमें दिया गया है दैट कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। ये दो आपको अजम्पशन दिए हैं और इसकी एक थ्योरी है, वो जो इन दो अजम्पशन पे बेस्ड है वो कौन सी थ्योरी है, सिंपल भाषा में ये पूछा गया है। देन कंज्यूमर रिलेशंस आर इरिवर्सिबल ओवर टाइम, तो ये आपको कराया गया है क्लास में, राइट। बहुत अच्छे से सारी थ्योरी, सारे हाइपोथेसिस एक एक विद एग्जांपल्स आपको कराए गए हैं। तो 117 का करेक्ट आंसर है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये इंटरडिपेंडेंट होता है, मतलब हमारे जो कंजम्पशन बिहेवियर है वो हमारे साथ साथ हमारे रिलेटिव आसपास के लोगों के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं। तो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज इंटरडिपेंडेंट, तो इट इज कॉल्ड रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 118। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज? अब कौन सा क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लो में नहीं इंक्लूड हम लोग करते? बिल्स ऑफ एक्सचेंज शॉर्ट टर्म रहता है, डिमांड डिपॉजिट अपनी डिमांड पर शॉर्ट टर्म रहता है, टाइम डिपॉजिट्स लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म रहता है, ओके। बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स जो है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लोज में इंक्लूड हम लोग नहीं करते, सिंपल, ओके। ये भी क्लास में पकड़ा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओके। Then we come on to this. The main sources of funds or liabilities, central bank list source of funds और source of liabilities क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो currency in circulation, ठीक है, ये तो definitely source of fund है ही है, okay. Then apart from that जो हमारा है deposits held by commercial banks with central bank, ये भी हमारा source of funds है, okay. Then credit advance to the government, the commercial banks etc, ये हमारा नहीं है। क्रेडिट्स टू द प्राइवेट सेक्टर ये हमारा नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज 1 and 2 ओनली, ओके। तो ये हमारा मेन सोर्स ऑफ फंड्स या फिर लाइबिलिटी है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 and 2, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट लेट अस मूव अहेड, ओके। वी मूव ऑन टू द अकॉर्डिंग टू मोडिगिलानी एंड एंडो एंड मोडिगिलानी की थ्योरी के बारे में बात करी गई है यहाँ पर, ओके। जहाँ पे इंडिविजुअल अपना पूरा कंजम्पशन लाइफ टाइम इनकम के ऊपर बेस कर देते हैं, ओके। करंट इनकम पे डिपेंड नहीं करता, बट उनके एक्सपेक्टेशंस ऑफ द होल लाइफ टाइम की इनकम पे डिपेंड करता है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम हाइपोथेसिस, सेम क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, राइट। तो इसको कौन सा इनकम हाइपोथेसिस बोलते हैं? तो इसको लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस बोलते हैं। वेरी डायरेक्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। तो 120 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Then we come on to the next. Who made the first systematic attempt in the field of game theory? Game theory किसने दी थी? डायरेक्ट क्वेश्चन, हमने अपने नोट्स में ये करके रखा है, ठीक है। तो गेम थ्योरी वाज गिवन बाय वॉन न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टीन, ओके। तो डायरेक्ट आंसर, वेरी। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट।
वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 112. ओके, तो 112 में अगर हम लोग देखें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अन्न दर्पण इनिशिएटिव. इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है. लेट अस सी. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कौन सा स्टेटमेंट सही है. ओके, तो इट इज अ माइक्रो सर्विस बेस्ड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम. हाँ, ये सही है. इनिशिएटिव ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है. तो अन्न दर्पण इसका इनिशिएटिव नहीं था. तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, तो 112 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. ओके, देन नेक्स्ट अप इफ वी सी विच इज मैच द फॉलोइंग अगेन. तो यहाँ पर भी ये भी एक थोड़ा सा मतलब टफ तो नहीं कहूंगी, बट हाँ टेक्निकल क्वेश्चन तो था ही है, क्योंकि इसमें आपको इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी वगैरह ये सब पता होनी चाहिए. ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग को लिस्ट 1 में दिया है अलग अलग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और दूसरी जगह पे प्लेसेस दी गई हैं. ठीक है, तो उसको हमको मैच करना है. तो अगर हम लोग देखें तो गांधी सागर जो है वो हमारा भानपुरा मंदसौर में है. ओके, तो अगर मैं देखूं ए का 4, तो ए का 4 में मेरे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी जो है वो तो मेरे रूल आउट हो जाते हैं. ठीक है, देन इफ वी सी टोन्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, तो ये मुझे पता है ये रीवा में है, तो बी का हो जाएगा 3. ओके, तो बी का 3 जैसे ही मैंने देखा तो ऑप्शन हो गया 113 मेरा, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर हम लोगों ने देखी. तो इसके लिए थोड़ा सा आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए था. ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो नेक्स्ट अपन लोग देख ले तो यहाँ पर 114, यहाँ पर ये ICAR का नहीं था, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI का इनिशिएटिव था. ठीक है, somebody is wondering. देन मैच द लिस्ट 1 विच लिस्ट 2 एंड करेक्ट आंसर हमको कोड से देखना है. अगेन मैच द फॉलोइंग में. ओके, तो ये हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स से प्रोडक्शन जो अपन लोग पढ़ते हैं ना कर्व्स वगैरह, उसमें से क्वेश्चन आया है. लॉन्ग रन कर्व्स, शॉर्ट रन कर्व्स, राइट, कॉस्ट कर्व्स वाले टॉपिक से बेसिकली. ओके, तो ये लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स वाले क्वेश्चन है. ओके, 114 अगर हम लोग देखें तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. ओके, इसमें आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से डिटेल में कि कब हमारी ऑप्टिमम कैपेसिटी होती है, कब अंडर यूटिलाइज्ड होता है, कब ओवर यूटिलाइज्ड होता है, एक्सेट्रा. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके, 114 का. देन अपार्ट फ्रॉम दैट 115 अगर हम लोग देखें तो लिस्ट 1 हमें क्राइटेरिया दे रही है सोशल वेलफेयर का, लिस्ट 2 हमें नेम्स दे रही है अलग अलग इकोनॉमी से. बेसिकली ये कॉन्सेप्ट किससे लिंक्ड है. ओके, तो अगर हम लोग देखें यूटिलिटी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग कंज्यूमर्स. अगर हमको कुछ भी नहीं आता या कंफ्यूजन हो रही है ना, तो भी मुझे पता है कि जो यूटिलिटी है वो जेरेमी बेंथम से रिलेटेड है. यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, तो मुझे ये तो पता है कि बी का 2 होगा. ओके, एंड व्हेन आई सी बी का 2 तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरे लिए रूल आउट हो जाता है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ओके, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और हम लोग का क्या बचा, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग कंज्यूमर्स. ओके, नाउ when we talk about efficient distribution of goods among consumers, okay, तो क्या ये मतलब ऐसा लग रहा है कि पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, क्योंकि वेलफेयर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये. तो अगर मैं कहूँ सी का 3 है तो आई गेट माई आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए, बी विच इज 1, 2 एंड 3. ओके, 115 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, देन ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया. यूटिलिटी फंक्शन दिया है, बजट कॉन्स्टेंट दिया है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटीज और बतानी है Q1 एंड Q2. ओके, तो ये भी क्लास में आपको करवाया गया है, राइट. तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटीज क्या होंगी न्यूमेरिकल की क्लास में, तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, तो ये दो हमारी क्वांटिटीज होंगी. देन दो स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और बोला गया है करेक्ट आंसर बताओ कोड में से. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या कैपिटल बेस है डेवलपमेंट का, यस इट इज ट्रू. कैपिटल मेक्स पॉसिबल ऑल काइंड्स ऑफ चेंजेस लाइक मटेरियल, नॉन मटेरियल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. यस, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे काइंड ऑफ चेंजेस को पॉसिबल करता है. तो बोथ ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 आर करेक्ट. तो 109 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, then we move on to the next question which is 1110. okay, तो यहाँ पे ये कार्ल पियर्सन होगा. कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का क्वेश्चन दिया है, सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का दिया और बोली कोएफिशिएंट स्क्यूनेस दिया है, फॉर्मूलेज दिए हैं बेसिकली. ठीक है, आज से पहले बहुत कम बार फॉर्मूलेज पूछे गए थे, बट या फॉर्मूलेज दिए गए यहाँ पे. तो 1110 का जो सही आंसर है वो है ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला सही है हमारा और सेकंड हमारा सही है.
तो थर्ड वाला फॉर्मूला मेरा गलत है, इसमें आपको फॉर्मूला आता है तो आप बता पाओगे, नहीं आता तो नहीं। तो 1 1 10 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो लेट अस मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 1 1 1। Now, apart from that, to revise, strengthen the monetary policy framework, कौन सी कमेटी अपॉइंट करी गई थी आरबीआई ने 2013 में? ठीक है, तो मनी एंड बैंकिंग में आपको अलग अलग मॉनेटरी कमिटीज के बारे में बताया गया था, राइट? तो ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है डायरेक्टली। तो उर्जित पटेल कमेटी जो थी ये फॉर्मुलेट करी गई थी हमारी एमपीसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 103। ओके, तो 103 अगर हम लोग देखें तो 103 में 1 सेकेंड, 103 में हमसे पूछा गया है शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है, प्राइस दिया गया है, आउटपुट सोल्ड और क्या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट होगा ऑफ द लेबर। ओके, तो सिंपल है, हम लोगों को इसमें वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व करना है, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 103 का है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये हमने कैसे किया, हमने डेरिवेट कर दिया, हमको मार्जिनल रेवेन्यू बताना था। ठीक है, देन 104 अगेन न्यूमेरिकल डिमांड फंक्शन दिया है, प्राइस क्या होगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये वाले प्रकार के क्वेश्चंस भी मैम ने आपको करवाए हैं क्लासेस में, राइट? तो डायरेक्ट इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज -4/47। ओके, तो दिस इज 104th क्वेश्चन। ओके, डिमांड फंक्शन दिया, प्राइस इलास्टिसिटी दी है, ठीक है। देन तो वो जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ये वाला फॉर्मूला डाल के हमने इसको सॉल्व करना सीखा है। देन 105 देखिए तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो मिनरल नेचुरल रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, एनर्जी है, हाईवे नेचुरल रिसोर्स नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी। देन मैच द इंटर कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ स्टडीज। ओके, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो छोड़ सकते थे। ओके, तो यहाँ पर इंटर कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ स्टडीज के बारे में हम लोग को कुछ चीजें दी है और कुछ हम लोग को यहाँ पर इकोनॉमिक्स के नाम दिए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, तो ये आप छोड़ भी सकते थे अगर नहीं आता है तो, बिकॉज इट वॉज वेरी रिस्की टू यूज गो विथ तुक्का इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, देन 107 पर अगर मैं आ जाऊं तो 107 में हमारे देखिए तो कौन से इकोनॉमिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो अप्रोच? टॉबिन ने इंट्रोड्यूस करा था पोर्टफोलियो अप्रोच। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, तो 107 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एट विच लेवल प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी ऑपरेट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये PYQ से क्वेश्चन आया गया है। ठीक है, तो अब मुझे ये ध्यान नहीं है कि MPPSC का ही PYQ है ये कि UGC नेट का है, बट आई थिंक MPPSC 2022 के पेपर का क्वेश्चन है। ओके, सो 98 का करेक्ट आंसर जो है कोऑपरेटिव बैंक से प्राइमरी लेवल कौन से लेवल पर है ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो विलेज लेवल पे होता है प्राइमरी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या प्रोवाइड करता है लीगल बेसिस फॉर रिप्लेसिंग वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस विद गुड्स एंड सर्विसेज? ओके, तो वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, जीएसटी हमने बहुत अच्छे से करा है हमेशा। तो इट इज 101st अमेंडमेंट और 2016 में आया था। ओके, तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो नेक्स्ट अप वी सी 100th क्वेश्चन। तो वर्ल्ड बैंक ने रेज कर दी थी पॉवर्टी लाइन फ्रॉम USD दिस टू दिस एडजस्टेड परचेजिंग पावर पैरिटी 2001 प्राइसेस इन। कब रेज कर दी थी लोगों ने? तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आता है, वरना दिस इज ऑल्सो डायनामिक क्वेश्चन। ठीक है, इट इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, जून 2025 में करी थी। ओके, लेट मी जस्ट चेक द वॉइस। या ओके, नेक्स्ट अप वी हैव अगेन मैच द कॉलम। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमको मैच करना है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है। दिस इज अ डायरेक्ट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये बेसिकली कौन सी थ्योरी किसने दी थी? तो बिग पुश किसने दी थी, मिनिमम क्रिटिकल एफर्ट किसने दी थी, राइट? लिबनस्टीन ने दी थी हमको। देन हम लोग का जो बिग पुश थी लोरेंस्टीन रोडान ने दी थी। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर आर्थर लुईस ने दी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर ये नहीं भी आता है तो आप इससे ही देख सकते हो। तो A का 4 अगर हो जाएगा तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो 101 का option number B is the correct answer. Let's move on to the next. Situation of smooth and steady growth with full employment arising out of equality of desire and possible rate of accumulation.
ये जॉन रॉबिन्सन ने दिया था इन टर्म्स ऑफ व्हाट, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो हमारा ये जो है ये गोल्डन एज का डेफिनेशन है, क्योंकि रॉबिन्सन ने गोल्डन एज ही दी थी। तो नहीं भी आता था तो ऐसे क्वेश्चन में आप तुक्का मार सकते थे, ये सब कभी हमने सुना भी नहीं है। ओके, तो जॉन रॉबिन्सन के मॉडल में हमने क्लियरली देखा था क्या गोल्डन एज होती है। ओके, देन नेक्स्ट अप वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 84। तो इंडिया में फॉर द ईयर 23-24 कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई है जो जीडीपी में। ओके, अब ये भी पुराने बजट और इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर एमएसएमई का हमसे जीडीपी कंट्रीब्यूशन पूछा गया है। ओके, और एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन और जीडीपी कंट्रीब्यूशन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो इसका 84th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, डायनामिक क्वेश्चन था। देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट ऑन कैपिटल फॉर्मेशन। ऐसे क्वेश्चन पे आप इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है डिमोनेटाइजेशन डेमोन्स्ट्रेशन का जो इफेक्ट है, सॉरी, कैपिटल फॉर्मेशन पे क्या होगा। ओके, तो 85 का करेक्ट आंसर इज सी, सेविंग्स फॉल एज पीपल इमिटेट। क्यों? क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है एक दूसरे को देखना। ओके, कि आप क्या कर रहे हो, आपके जैसा ही मैं काम करूंगी। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है कैपिटल फॉर्मेशन का जो इम्पैक्ट होगा कि अगर दूसरा सेविंग कम कर रहा होगा तो मैं भी सेविंग कम कर दूंगा, ठीक है। तो लोग अपने दूसरों के हायर कंजम्पशन को देखकर कॉपी करते हैं, उससे उनकी सेविंग्स कम हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन में व्हाट डज ब्रेन ड्रेन मीन्स। तो जब हमारी कंट्री से इंटेलिजेंट लोग, अच्छी जगह से पढ़ते जो लोग हैं, वो बाहर चले जाते हैं, माइग्रेट कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कंट्री में ही उनको इतनी सुविधाएं और फैसिलिटीज बना के दे कि वो बाहर ना जा पाए, ठीक है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। तो 86 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जब हमारे ट्रेन्ड और स्किल्ड लोग बाहर जाते हैं। एग्रीकल्चर वर्कर्स बाहर जाना को ब्रेन ड्रेन नहीं बोलते। ब्रेन ड्रेन इज लाइक जो ट्रेन्ड है फॉर सम टेक्निकल स्किल्स, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी इज लेबर ऑगमेंटिंग हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। तो 87 का करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन स्किल्स एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर, क्वालिटी ऑफ लेबर, सॉरी, ठीक है। तो टेक्निकल प्रोग्रेस अगर मैं बोलती हूँ, लेबर ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी मतलब जो वर्कर्स है उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो 87 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Then we move on to 88. In which district of Madhya Pradesh black soil is not found? Okay, तो अगेन ब्लैक सॉइल से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, अगर किसी ने एमपी अच्छे से नहीं पढ़ा है। ओके, तो ये डायरेक्ट आंसर ही है, ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है ये वो हमको बताना है इसमें। तो शिवपुरी, सागर, नरसिंहपुर में पाई जाती है, मुरैना में पाई नहीं जाती, ठीक है। तो 88 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन 89 एफ क्वेश्चन है स्टेटमेंट दी इनपुट आउटपुट एनालिसिस के बारे में हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स में से कौन सा है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एफ क्वेश्चन है कंसिडर फादर ऑफ दिस एनालिसिस, नो। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड इन यूएस इकोनॉमी, यस। इंटर इंडस्ट्री डिमांड एंड फाइनल डिमांड्स आर टू पार्ट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, यस। तो सिर्फ 2 और 3 ही करेक्ट है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है इनके इसके एनालिसिस नहीं माने जाते, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस जो है, ओके, ये क्वेश्चन है, इसके फाउंडर नहीं माने जाते। इसके फाउंडर कौन माना जाता है, आप बताओ मुझे। मतलब अगर आप सोच सकते हो तो ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट के ओरिजिनली लियोनटिफ को माना जाता है फादर ऑफ दिस एनालिसिस, ठीक है। देन नेक्स्ट अप वी सी प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट आर। तो इंडियन मनी मार्केट में क्या क्या जो चीजें होती हैं जिसके प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ओके। तो यहाँ पर कॉल मनी मार्केट है, यस। ट्रेजरी बिल मार्केट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, राइट। तो 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 का है ऑप्शन नंबर बी। तो 90 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो ये चीज है यहाँ पर। देन वी मूव ऑन टू 91। Tendency for the rates of return on capital to become equal in financial market of different countries as a result of dash was formalized in a model 1960 Robert Mundell and Marcus Fleming. Okay, Mundell Fleming का ये क्वेश्चन है, ठीक है। जब रेट ऑफ रिटर्न की टेंडेंसी होती है टू बिकम इक्वल इन फाइनेंशियल मार्केट्स, अलग अलग कंट्री की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अगर फॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग ने कब फॉर्मलाइज करा था, इसके ऊपर क्वेश्चन है, ओके। तो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी हम लोग इसको बोलते हैं। तो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ कैपिटल इज द करेक्ट आंसर फॉर 91।
देन 92 अगर हम लोग देखें कौन से साल में पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएलआई स्कीम इंडियन इकोनॉमी में हमेशा करते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 में पीएलआई स्कीम लॉन्च हुई थी। ओके, देन वी मूव ऑन टू 93, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में अगर डिमांड फॉरेन करेंसी की एक्सीड हो जाती है, ओके, देन द सप्लाई, ओके, तो क्या होगा हमारी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी की जो करेंसी है, ओके, डोमेस्टिक करेंसी है, वो डिप्रिशिएट हो जाएगी, सिंपल, क्योंकि फॉरेन की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, ओके, सप्लाई से, तो हमारी करेंसी हमको सेल आउट करनी पड़ेगी, तो करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। देन इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना था 23-24 में, आपने नोटिस किया होगा 23-24 से ही यहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, भले एग्जाम हमारा अभी 26 में हो रहा है, ठीक है, तो जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था ये उस समय के ईयर है, ओके, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा कितना है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमारा 41.7, ओके, तो कम ही है अभी तक हमारा, ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट, अगेन न्यूमेरिकल आ गया हम लोग को इसमें पूछा गया है वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई, ओके, तो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का ये क्वेश्चन है, ओके, तो हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4, ओके, देन मध्य प्रदेश बजट से क्वेश्चन आया गया है, हाउ मच इज प्रोवाइडेड अंडर आहार अनुदान योजना टू द फीमेल हेड ऑफ द फैमिलीज ऑफ बेगा भैरिया एंड सहारिया कम ट्राइब्स, ओके, तो कितना अमाउंट प्रोवाइड करा गया है उन लोगों को, ये पूछा गया है इनमें, तो 96 का करेक्ट आंसर इज 1500 पर मंथ। तो जो एमपी इकोनॉमी में पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है एमपी की, आहार अनुदान योजना, काफी डिटेल में हमने देखा था ये, तो उसमें 1500 रुपए पर मंथ प्रोवाइड करे जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 97th क्वेश्चन, बृहस्पति के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके, तो बृहस्पति के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इंडियन नॉलेज सिस्टम से क्वेश्चन आ गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं इस एस्पेक्ट को, ओके, सो द करेक्ट आंसर इज फ्रेंड्स धर्म एंड नॉलेज आर ऑल विद अ रिच पर्सन, ये सही है, पुअर पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी, ये नहीं है, वेल्थ इज द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, ये सही है, तो मतलब ए और सी सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर 97, ओके, then we move on to the next which is statements on thoughts of कौटिल्य, ये भी अगेन IKS का क्वेश्चन है, तो ये मैं समझ सकती हूँ, ज्यादा स्टूडेंट्स इसको ज्यादा टच नहीं करते, ठीक है, तो अगर हम लोग देखें वेल्थ इज द ओनली गुड इन द वर्ल्ड, धर्म एंड कर्म आर गवर्न्ड बाय वेल्थ, ये सच है, ऑक्ट्रा इम्पोज्ड बाय फॉरेनर नोन एज अभ्यंतर, नो, ये फॉल्स है, तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 79 का ए करेक्ट है, ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट लेट अस मूव टू द 80th क्वेश्चन, 80th में पूछा गया है फॉलोइंग गुड्स अबाउट पब्लिक गुड्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और पब्लिक गुड्स, तो अगेन हमने क्लासेस में बहुत अच्छे से करा है, राइट, तो इट इज इंडिविजुअल प्राइस मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं है, राइवलरी है नहीं, राइवलरी तो होती ही नहीं है, तो जिसमें भी 3 है वो कैंसिल कर दो, यू गेट योर करेक्ट आंसर, ठीक है, तो पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है हमको ऑप्शंस, तो 80 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, देन वी मूव ऑन टू 81, 81 में स्टेटमेंट्स जो गिवन है, प्राइस ऑफ अ फैक्टर विद फिक्स सप्लाई इन द लॉन्ग रन इज अफेक्टेड बाय इट्स ओन बाय इट्स सप्लाई ओनली, ठीक है, क्वासी रेंट का फॉर्मूला दिया गया है, इक्विलिब्रियम फैक्टर प्राइस दिया गया है, नॉन होमोजेनियस गुड्स, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगता है इस क्वेश्चन में, ओके, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 और 3 करेक्ट सही है इसमें, ठीक है, then next up in the multiple regression model, ये हमें एक मॉडल दिया गया है, what is the correct description of joint hypothesis, okay, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर हम लोग joint hypothesis बनाए तो joint hypothesis कैसा दिखेगा, okay, so the correct answer to this is joint hypothesis हमारा ऐसा दिखेगा प्लस ऐसा दिखेगा, मतलब both P and C, this is a wrong thing, okay, तो ये क्वेश्चन भी अगर आपको आता है तो ये आप कर पाओगे, otherwise it is better to leave this type of question, okay, तो 82 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज 83, 83 में पूछा गया है एक लिक्विडिटी इफेक्ट है वो कब अकर होता है, ओके, तो लिक्विडिटी इफेक्ट हमारा होता क्या है, पहले तो जब भी हमारा मनी सप्लाई होती है, ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम हो जाता है, तो ये डायरेक्टली डेफिनेशन है इसकी, तो हम डेफिनेशन देख सकते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं, इंक्रीज नहीं, मनी सप्लाई इंक्रीजेस द इंक्रीज रेजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, it lowers the rate of interest, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तो 83 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ओके, लेट अस मूव अहेड, नेक्स्ट अप वी सी
क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ हिक्सियन ट्रेड साइकिल थ्योरी। ठीक है, तो हिक्सियन की जो ट्रेड साइकिल थ्योरी है, जो हम लोग ने अपने नोट्स में, अपने क्लासेस में बहुत बार कवर करी है, सैमुअलसन की थ्योरी, हिक्स की थ्योरी, राइट, बिजनेस साइकिल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 67 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विच इज जब हम कंजम्पशन में चेंज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं, तो दे डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी। तो ये हमने क्लास में बहुत डिटेल में करा हुआ है। देन 68, इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस रेज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव अनाउंस किया था यूनियन बजट में। ओके, तो ये सब जो अपने अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, इसमें से इनोवेशन कौन सा वाला इनिशिएटिव बूस्ट कर रहा है। सबसे ज्यादा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है जो ये तीनों गोल्स को पूरा करता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये आप तुक्का लगा के कर सकते थे कि कॉम्पिटिटिवनेस, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, या वर्ड ही आ गया तो फिर करेक्टली हम लोग गेस कर ही सकते थे कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन G20 जो है 2026 का कहाँ होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको आना चाहिए, न्यूज़पेपर करंट में ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज मियामी, अमेरिका। ओके, 69 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देन if we move on to the next question, which of the following indivisibility is not a part of big push। हमने क्लास में बहुत बार करी है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड है, सप्लाई ऑफ सेविंग्स है, ओके, इंडिविजिबिलिटी प्रोडक्शन फंक्शन, ये तीनों प्रकार की इंडिविजिबिलिटी हमने पढ़ी है, बट इंडिविजिबिलिटीज ऑफ लेबर सप्लाई अगर हम लोग देखें तो ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये बिग पुश का पार्ट नहीं है। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। देन which of the following statement does not match with Keynes employment theory। Keynes की जो employment theory है उससे कौन सा statement मैच नहीं करता है। ओके, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो अगर हम लोग देखें, एग्रीगेट डिमांड सम है, डिमांड फॉर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट ये तो है ही है। ओके, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री टोटल एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड है, ठीक है, ये भी कीन्स बोलते ही थे। कंजम्पशन डिमांड डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन प्रोपेंसिटी एंड इनकम, ये भी बोलते थे। बट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज यूजुअली नॉट स्टेबल इन द शॉर्ट रन। ओके, तो ये मैच नहीं करता कीन्स की थ्योरी में के साथ। तो करेक्ट आंसर इज 71 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देन वी कम ऑन टू 72, विच इज लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कर लो, करेक्ट आंसर देख लो। तो ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है हमारी। तो बॉमुल ने क्या दी थी, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। मुझे इसमें से सिर्फ बॉमुल अगर पता है तो भी मैं आंसर निकाल सकती हूँ। तो ए का मेरा हो जाएगा 3, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, 72 का। नेक्स्ट अप इफ वी सी 73। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो पूछा गया है कौन से इंस्टीट्यूशन है जो पार्टिसिपेंट नहीं है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ओके, तो सेंट्रल बैंक तो है ही है, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता ही होता है। ओके, देन कमर्शियल बैंक्स होते ही होते हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनका कोई रोल नहीं है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो करेक्ट आंसर 73 का है ऑप्शन नंबर बी। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ओके, आई होप आई एम विजिबल। या, so let us move ahead. अब we come on to the next question, which is question number 74। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन पेरेटो एफिशिएंसी की पूछी गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द नोट्स, ये हमने बहुत बार देखा हुआ है। तीन कंडीशन जो पेरेटो एफिशिएंसी की है, तो दिस इज द थर्ड कंडीशन ऑफ पेरेटो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्ट मिक्स कंजम्पशन, ये सब हम लोग ने देखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन फ्रॉम द नोट्स। देन 75 अगर हम देखें, आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी जो है, ओके, द इफेक्टिव वे टू कंट्रोल इन्फ्लेशन क्या है, सबसे अच्छा वे टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो रिड्यूसिंग द बैंक रेट, क्या ये अच्छा तरीका है? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी ये अच्छा तरीका है। इंक्रीजिंग लिक्विडिटी रेशो, यस। सेलिंग सिक्योरिटीज ओपन मार्केट, यस। तो ओनली 2 and 3 आर गुड वेज ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। तो 2 and 3 यहाँ पे कहाँ दिया है? ए ऑप्शन में। तो 75 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, देन वी मूव ऑन टू 76। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करोगे सुपर मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है उससे। तो द करेक्ट आंसर विच विल कम इज बी।
तो ये सारे के एक्सप्लेनेशन मैं आपको क्लासेस में दूंगी डिटेल्ड, ओके, बट यहाँ पे वी आर जस्ट डिस्कसिंग द आंसर्स. Then assume that a consumer spend his whole income then on rice and milk, then rice accounts for 75% of the budget. इनकम इलास्टिसिटी दी गई है, इनकम इलास्टिसिटी मिल्क की क्या होगी? ओके, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट. इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे हैं. तो 77 का करेक्ट आंसर इज 1.6. ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट. मध्य प्रदेश ड्रोन प्रमोशन यूजेज पॉलिसी जो है, ओके, तो इसमें जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है ड्रोन्स में, ये स्टैब्लिश हो रहा है कोलैबोरेशन में किसके साथ? ओके, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है ड्रोन पॉलिसी के ऊपर. तो यहाँ पर जो आइजर भोपाल है, इसके कोलैबोरेशन में ये स्टैब्लिश हो रहा है. ठीक है, तो ये सब वी नो आर द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, तो यहाँ पे दिस इज अ क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो फिर आप कर सकते हो, वरना वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ इंटेलिजेंट गेस हियर. ठीक है, ओके, 78 का बी. Then we move on to the next. Okay, 60th. Okay, तो 60th में पूछा गया है अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द अनप्रोडक्टिव डेट. तो जब हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू देख रहे थे, तो पब्लिक डेट के क्लासिफिकेशन में कौन सी एक चीज है जो अनप्रोडक्टिव डेट नहीं होती है? ओके, इंक्लूडेड मत पढ़ना, नॉट इंक्लूडेड इसमें पूछा गया है हमसे. ओके, तो यहाँ पर इरिगेशन स्कीम्स हम इंक्लूड नहीं करते, पावर जनरेशन इंक्लूड नहीं करते, वॉर और फेमाइन हम इंक्लूड करते हैं. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, देन कौन से ईयर डिक्लेयर है इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट ईयर मध्य प्रदेश में? 2025. इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में हमने करा है. तो 61 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. देन इकोनॉमिक्स इज अ साइंस जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को एज अ टू रीच द स्टेट ऑफ वांटलेसनेस. रिपीटेड क्वेश्चन. ओके, तो ये क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी के 2022 के पेपर में भी. ओके, तो ये जेके मेहता ने दिया गया है. वांटलेसनेस की डेफिनेशन हमेशा जेके मेहता से हम लोग कनेक्ट करते हैं. 62 का करेक्ट आंसर इज डी. देन 63 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन इंग्रेडिएंट. सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग में? ओके, नहीं है क्या? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है. नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हम लोग पढ़ते ही हैं. ओके, बट अगर हम लोग देखें इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स, ओके, तो ये क्या मेन इंग्रेडिएंट है हमारे उसका लीनियर प्रोग्रामिंग का? नहीं. ओके, तो बोथ ए एंड सी आर यू नो द करेक्ट आंसर. ओके, तो 63 का करेक्ट आंसर होगा. ओके, नॉट लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी. ओके, वही चीज जो हम लोग यूजुअली कभी कभार पढ़ने में गलत कर देते हैं. नॉट पूछा है, मेन इंग्रेडिएंट नहीं पूछा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन और नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस, ओके, ये तो है ही मेन. इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स मेन नहीं है. ओके, तो करेक्ट आंसर 63 का हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ओके, तो ये चीज गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं. ओके, तो ये हमें गलती नहीं करना है. Then we move on to 64th question. 64th में पूछा गया which function of money allows it to be used to settle debts in the future. ठीक है, तो 64th का करेक्ट आंसर विल बी, हम लोग से बोला जा रहा है कि डेट हम फ्यूचर में कैसे सेटल कर सकते हैं, कौन सा फंक्शन. तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, मनी बैंकिंग की फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं. डेफर्ड पेमेंट्स मतलब हम फ्यूचर में डेट को सेटल कर सकते हैं. ओके, then we move on to the next which is 65th question. Okay, तो यहाँ पर who among the following propounded the theory of technological dualism. dualism के हमने 3 प्रकार के dualism होते हैं, तीनों बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े थे. तो जो टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म है वो किन्होंने रिप्रेजेंट कराते हैं, किन्होंने दिया था? तो बेंजामिन हिगिंस ने दिया था वो. ओके, 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ओके, देन who was the first economist to explain the factor price equalization? Very easy direct question, सैमुअलसन ने बताई थी. 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगेन. ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट. तो अगर हम लोग देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स ऑफ इंडिया वर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज? इसके लिए भी आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट आना चाहिए, राइट. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. 58 का करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश और कर्नाटका. ओके, तो ये दो स्टेट्स है जो सबसे ज्यादा मेज प्रोड्यूस करी है. देन फॉलोइंग इंडस्ट्री को मध्य प्रदेश में अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में उनके स्टैब्लिशमेंट ईयर से. ओके, तो ये मैं कहूंगी टफ क्वेश्चन है. ओके, इतना ज्यादा हमें स्टैब्लिशमेंट ईयर नहीं याद रहते, इसको मोस्टली स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को. बट देन अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, सबसे पहले कैलेंडरिंग, देन पेपर मिल, अल्केनॉइड एंड पीना रिफाइनरी. ठीक है, 51 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी.
देन इफ वी सी 52, ओके, 52 में फिजिकल डेफिसिट पूछा गया है इंडिया का इन 25-26 फिजिकल ईयर 2025। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साल पहले के बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको मैंने करवाए हैं। ओके, तो 4.8 इज द फिजिकल डेफिसिट। 52 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, देन वी मूव ऑन टू 53। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोला गया है करेक्ट ऑप्शन बताओ इन दोनों में से। ठीक है, ओके, तो हम बता देंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इंपोर्ट कोटा सेम कंजम्पशन और प्रोडक्शन इफेक्ट है जो इंपोर्ट टैरिफ का होता है। ओके, ठीक है, और स्टेटमेंट हुआ है जनरली एन इंपोर्ट कोटा इज लेस रिस्ट्रिक्टिव और इक्विवेलेंट टू इंपोर्ट टैरिफ। अब हमें बोला गया है कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, इजी है बट इसमें स्टूडेंट्स थोड़े से घूम जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 53 का वो है ऑप्शन नंबर सी, विच इज स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ओके, तो इम्पोर्ट कोटा के कंजम्पशन और प्रोडक्शन पे इक्विवेलेंट इफेक्ट होता है जैसे टैरिफ के होते हैं, मतलब सेम रहते हैं ऑलमोस्ट, बट हमेशा कोटा लेस रिस्ट्रिक्टिव नहीं होता टैरिफ से। ठीक है, इनफैक्ट ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता है कोटा। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन 54th पे हम लोग आ जाते हैं। 54th पर हम लोग देखें तो अडॉप्टिंग एन अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या शिफ्ट कर सकती है बाय परसुइंग अ फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट कैन शिफ्ट क्या। तो जब हम लोग को मॉनेटरी पॉलिसी करनी है तो गवर्नमेंट क्या शिफ्ट करेगी, हम लोग ने ये सब देखा ही है, राइट। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी में हमेशा एलएम शिफ्ट करेगी, फिस्कल पॉलिसी में आईएस शिफ्ट करेगी। तो इसको ये मत कर देना गलती से। दिस इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे स्टूडेंट्स डी करके आ गए होंगे, राइट। तो 54 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, then we move on to the next 55. Okay, which of the following assumption of Fisher's quantity theory are correct? अब Fisher की quantity theory के assumptions इसमें पूछे गए हमसे, right? तो यहाँ पर देखिए P is a passive factor, right? Correct है। V dash are independent of changes in M dash, ये भी correct है। ठीक है, कोई full employment नहीं, ये गलत है। तो correct answer is option number 1 and 2. Okay, short run में applicable है नहीं। तो 55 का जो correct answer है वो है option number A। सस्टेनेबल नेट नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला पूछा गया है हमसे यहाँ पर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 56 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देन मेन फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट यहाँ पे पूछे गए हमसे। ओके, तो कैपिटल मार्केट के मेन फंक्शंस क्या है? इशू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिक्योरिटीज, यस। ब्रिंग स्टेबिलिटी इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय मिनिमाइजिंग स्पेकुलेटिव, यस। प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, यस। वन सेकंड, इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो बट ये तीनों इसके आंसर है ही है। तो यहाँ पर 1 2 3 किसी में नहीं है, ऑल करके कोई ऑप्शन नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज ए। सो सॉरी। ओके, सो आई थिंक जस्ट 2-3 मोर क्वेश्चंस वील डू। अगर हम लोग देखें, इंक्वायरी इनटू द वेल बीइंग एंड डेस्टिट्यूशन रिलेटेड विद विच इंडियन इकोनॉमिस्ट, तो ये किसने ये आइडिया दिया था? ओके, तो द 58th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निकल टफ क्वेश्चन है, डायनामिक है क्योंकि। देन इन्फ्लेशन इज स्टेडी एंड सस्टेन राइज इन प्राइसेस, ये डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन है, किसने दी थी डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन? मिल्टन फ्रीडमैन। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। आई थिंक that's it for this video because already we have like did a lot of questions, and the next one we'll do in the next parts of it maybe. Okay, thank you so much.